फिर किसी ने एक शेयर को खरीद लिया। सप्लाई अब बहुत ज़्यादा कम हो गया। सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का होता है। डिमांड जब चारों शेयर जब था, इस टाइप का पेपर्स के फॉर्म में पहले के टाइम पे शेयर रहता था। अभी के टाइम पे तो आप मोबाइल में देख लेते हो ना आपके पास कितना शेयर है। पहले के टाइम पे इस टाइप का कागज़ का फॉर्म में रहता था। अब इस वीडियो का फाइनल पॉइंट आ चुका है। तीसरा पॉइंट ये है कि शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों का दिल से स्वागत है। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो का लिंक है, पहले आप पार्ट 1 को देख लो तो ही आप स्टेप बाय स्टेप सीख पाएंगे। इस सीरीज का बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में शेयर मार्केट को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सिखा पाऊँ। तो चलिए तैयार हो जाओ। हम इस पार्ट 2 वीडियो में ये सीखेंगे कि आखिर शेयर मार्केट कैसे काम करता है। तो आज की वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को कर दो इसे लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। पार्ट 1 में हमने शेयर मार्केट क्या होता है ये सीखा था और शेयर मार्केट का बिल्कुल बेसिक को सीखा था कि क्यों कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में अपना शेयर को बेचती है पब्लिक को। वो इसीलिए बेचती है ताकि कोई भी कंपनी अपना कुछ हिस्सा शेयर पब्लिक में बेचकर उनसे पैसा इकट्ठा कर सके और उन पैसों को कंपनी अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सके। ये सारा चीज़ हमने पार्ट 1 में सीखा था। अब हम इस पार्ट 2 वीडियो में सीखेंगे कि शेयर मार्केट आखिर कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए हमें 3 पॉइंट को पहले समझना जरूरी है। क्या है वो 3 पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी शेयर खरीदने के बाद आखिर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि शेयर आखिर कैसे खरीदा जाता है, यानी कि शेयर खरीदने का आखिर प्रोसेस क्या होता है, ये दूसरा पॉइंट है। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी शेयर का प्राइस आखिर ऊपर नीचे कैसे जाता है, ये तीसरा पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट को हम आज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को मिस मत करना। चलिए तीनों पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो कोई भी शेयर खरीदने के बाद आखिर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, बड़ा ही सिंपल भाषा में समझेंगे। देखो, मान लो शेयर मार्केट में एक राम नाम का कंपनी है और वो राम नाम का कंपनी का एक शेयर का प्राइस फिलहाल 1000 रुपया चल रहा है। मान लो शेयर मार्केट में एक राम नाम का कंपनी है और वो राम नाम का कंपनी का एक शेयर का प्राइस, मान लो ये एक शेयर है, ये एक शेयर का प्राइस फिलहाल 1000 रुपया चल रहा है। तो आपने एक शेयर को खरीद लिया, आपको पैसा कितना देना पड़ा? 1000 रुपया, क्योंकि फिलहाल के टाइम पे एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया चल रहा है। तो 1000 रुपया में आपने एक शेयर को खरीदा। अब कुछ दिनों बाद अगर इस शेयर का प्राइस ऊपर जाकर मान लो 1100 में चला गया, तो अगर आप इस पोजीशन में बेचोगे ना तो आपका 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो बात? सेम उसी तरह आपने 1000 रुपया में एक शेयर को खरीदा, मान लो कुछ दिनों बाद इस शेयर का प्राइस गिरकर 900 में चला गया और अगर आप इस पोजीशन में शेयर को बेच देते हो तो आपका 100 रुपीज़ का नुकसान हो गया। यानी कि कोई भी शेयर को अगर आप ज़्यादा दाम में खरीदते हो और उसको कम दाम में बेच देते हो तो आपका नुकसान हो जाता है। सेम उसी तरह अगर आप कोई भी शेयर को कम दाम में खरीदते हो और उसको ज़्यादा दाम में बेच देते हो तो आपका फ़ायदा हो जाता है। इतना समझ गए? दूसरा पॉइंट है कि शेयर मार्केट में आखिर कोई भी शेयर को खरीदने का आखिर प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको इसको बिल्कुल बारीकी से समझना है तो आपको थोड़ा पास्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने इस वीडियो को शूट किया है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो कहानी शुरू होती है 1875 से। 1875 में मुंबई में BSE का स्थापना हुआ था। BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इस बारे में हमने पार्ट 1 में थोड़ा डिस्कस किया था कि BSE और NSE क्या होता है। तो बेसिकली BSE और NSE ये होता है, ये एक्सचेंजेस है जहाँ पे शेयर मार्केट में जितना भी कंपनी देखते हो ना, ये NSE और BSE में ही लिस्टेड रहता है। तो NSE का बात मैं आगे करूँगा, फिलहाल BSE का बात करता हूँ। तो इंडिया में 1875 में मुंबई में पहली बार BSE का स्थापना हुआ था। तो 1875 के बाद अगर शेयर मार्केट में किसी को शेयर खरीदना है या फिर किसी को शेयर बेचना है तो उनको फिजिकली जाना पड़ता था BSE में, यानी कि मुंबई में BSE के ऑफिस में फिजिकली जाना पड़ता था। तो वहाँ पे जाने के बाद शेयर को खरीदा और बिक्री होता था। समझ रहे हो बात? और पहले के ज़माने में ना जो शेयर रहता था कंपनी का, वो भी फिजिकल फॉर्म में रहता था। इस टाइप का पेपर्स के फॉर्म में पहले के टाइम पे शेयर रहता था। अभी के टाइम पे तो आप मोबाइल में देख लेते हो ना आपके पास कितना शेयर है। पहले के टाइम पे इस टाइप का कागज़ का फॉर्म में रहता था।
समझ रहे हो बात। तो पहले के टाइम पे अगर किसी को शेयर खरीदना होता था, बेचना होता था, मान लो मुझे ये शेयर बेचना है पहले के टाइम पे, तो मुझे मुंबई जाना पड़ेगा बीएससी के ऑफिस में, वहाँ जाने के बाद लेन देन होगी कि किसी को शेयर चाहिए क्या, ये मेरे पास शेयर है, इतना रुपया मैं लूँगा, इस टाइप से लेन देन होती थी। इतना समझ गए। तो 1875 में बीएससी का स्थापना हुई। उसके बाद 1992 में एनएससी का स्थापना हुई, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुई। तो एनएससी और बीएससी बेसिकली क्या होता है, ये एक सब्जी मंडी की तरह होता है। अगर आपको सब्जी खरीदना होता है तो आप सब्जी मंडी में जाते हो ना, उसी तरह अगर आपको शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी को शेयर को खरीदना होता है ना, तो आप एनएससी और बीएससी से ही खरीद सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि शेयर मार्केट में जितना भी कंपनी का शेयर है ना, वो सारा का सारा शेयर एनएससी और बीएससी में ही रहता है, इसी में लिस्ट रहता है। समझ रहे हो बात। उसके बाद असली कहानी शुरू होती है 1992 के बाद, यानी कि जब एनएससी आ गया इंडिया में, तो एनएससी 1992 में आया, उसके बाद असली कहानी शुरू होती है। तो 1992 में ना जब एनएससी का स्थापना हुआ, तब तक इंडिया में शेयर मार्केट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। शेयर मार्केट का जो डिमांड था ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उसके बाद सरकार ने सोचा कि ये जो प्रोसेस है कि लोगों को शेयर खरीदने के लिए मुंबई आना पड़ता है, मुंबई आने के बाद बीएससी के ऑफिस में आना पड़ता है, उसके बाद शेयर को कागज़ के फॉर्म में इस टाइप का शेयर रहता था, बेचो खरीदो, इतना दूर दूर से लोग आते थे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्जस्टेड मतलब सिस्टम हो गया था। तो उसके बाद सरकार ने सोचा कि ये जो मटेरियल फॉर्म में शेयर रहता है, इसको डीमैटेरियलाइज कर दिया जाए और जितना भी शेयर मार्केट का प्रोसेस है सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाए। वहीं से शुरू हुई डीमेट अकाउंट की कहानी। तो एनएससी का स्थापना हुआ 1992 में और 1996 में सरकार ने शेयर मार्केट को पूरा ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने के बाद आप घर बैठे अपना मोबाइल से ही किसी भी कंपनी का शेयर को खरीद सकते हो और किसी भी कंपनी का शेयर को बेच सकते हो। है ना इंटरेस्टिंग। तो 1996 के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो आपको फिजिकली अब मुंबई में नहीं जाना पड़ेगा बीएससी का ऑफिस में कि शेयर दो। आप घर बैठे अपना डीमेट अकाउंट के थ्रू से कोई भी शेयर को बाई और सेल कर सकते हो। समझ रहे हो बात। और वहीं से जन्म हुई ब्रोकर का। ब्रोकर यानी कि ये जो जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो, इन सब का आप ऐड देखते हो ना टीवी वगैरह में, तो ये ब्रोकर है। इन ब्रोकर के पास आपको अपना डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। अब डीमेट अकाउंट नाम सुन के आप ज़्यादा घबराओ मत। इसको ऐसे समझो कि जैसे आपको बैंक से लोन लेना है, तो बैंक वाला पहले ये बोलेगा कि आपका हमारे बैंक में बैंक अकाउंट है कि नहीं, है ना। उसी तरह अगर आपको शेयर खरीदना है, तो शेयर खरीदने के लिए पहले तो आपको फिजिकली जाना पड़ता था, अब तो आपको फिजिकली जाना नहीं पड़ता। इसीलिए आपको किसी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा और जब आपका डीमेट अकाउंट बन जाएगा, उस डीमेट अकाउंट के थ्रू से आप शेयर को बाई और सेल कर सकते हो। समझ रहे हो बात। तो इसीलिए पहले अगर आपको शेयर को बाई और सेल करना है, तो पहले आपको एक अच्छा ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके भी आप अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। और अगर आप हमारे लिंक से जाके डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट बनवाते हो ना, तो आपको हमारे तरफ से स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, वहाँ पर मैं कोर्स का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो शेयर खरीदने का प्रोसेस भी आपने समझ लिया। पहले के ज़माने में अगर आपको शेयर खरीदना होता था तो आपको फिजिकली जाना पड़ता था, और आज के टाइम पे जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो आप अपना बस मोबाइल से ही अपना डीमेट अकाउंट के थ्रू से कोई भी शेयर को बाई और सेल कर सकते हो। इतना समझ गए। अब इस वीडियो का फाइनल पॉइंट आ चुका है। तीसरा पॉइंट ये है कि शेयर मार्केट में कोई भी शेयर का प्राइस ऊपर और नीचे कैसे जाता है। सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का होता है। शेयर मार्केट में अगर किसी कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है ना, सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का होता है। इसको बिल्कुल साधारण भाषा में समझते हैं। देखो, मान लो शेयर मार्केट में एक राम नाम का कंपनी है और वो राम नाम का कंपनी शेयर मार्केट में अपना बस 4 ही शेयर को बेचा है। ये 1 शेयर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 2 शेयर, ये 3 शेयर और ये 4 शेयर। ठीक है। मान लो शेयर मार्केट में एक राम नाम का कंपनी है और वो राम नाम का कंपनी पैसा उठाने के लिए पब्लिक को सिर्फ 4 ही शेयर बेची है। मान लो, वैसे तो 4 शेयर बेचा नहीं जा सकता, बस एग्जांपल के लिए मान लो, तो ये 4 ही शेयर बेची है। हर एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया है। 1000, 2000, 3000, 4000, यहाँ पे टोटल 4000 का शेयर है। इतना समझ गए। अब कोई एक पब्लिक ने एक शेयर को खरीद लिया, 1000 रुपया देकर एक शेयर को खरीद लिया।
तो क्या होगा, यहाँ पे जो सप्लाई है वो कम जाएगा। अब 1000 रुपये शेयर का दाम था ना, सप्लाई कम गया, जबकि यहाँ पे 4 शेयर था, अब 3 बच गया, सप्लाई कम गया, तो 1000 रुपये शेयर का दाम था ना, इसका रेट बढ़ जाएगा, 1200 हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे तो शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो इसका रेट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपया था, इसको हम 1200 मान लेते हैं। तो अब इस तीनों शेयर का प्राइस, जबकि सप्लाई कम गया, इसका 1200 हो गया। फिर किसी ने एक शेयर को खरीद लिया, अब सप्लाई और कम गया, तो 1200 शेयर का प्राइस था ना, अब 1400 हो जाएगा। फिर किसी ने एक शेयर को खरीद लिया, सप्लाई अब बहुत ज़्यादा कम हो गया। सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का होता है। डिमांड जब चारों शेयर जब था, यानी कि जब चारों शेयर था तब सप्लाई बहुत ज़्यादा था, इसीलिए शेयर का प्राइस 1000 रुपया था। उसके बाद धीरे धीरे जब सब कोई खरीदने लगा तो सप्लाई कम हो गया, सप्लाई अब 1 बचा, तो इसीलिए इसका दाम हाई हो गया। इसी तरीके से शेयर मार्केट काम करता है, बात को समझो। सारा खेल ही डिमांड एंड सप्लाई का ही होता है। अगर शेयर मार्केट में किसी कंपनी का डिमांड बढ़ जाता है ना, तो डिमांड बढ़ जाता है तो सब कोई उस कंपनी के शेयर को खरीदेगा, और सब कोई उस कंपनी के शेयर को खरीदेगा तो उस कंपनी का शेयर का जो सप्लाई है ना वो कम जाएगा, और सप्लाई कम जाएगा तो उस कंपनी का शेयर का भाव बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात? उसी तरह अगर शेयर मार्केट में किसी कंपनी का डिमांड कम जाता है ना, तो डिमांड कमेगा तो सब कोई उस कंपनी के शेयर को बेचेगा, और जब सब कोई उस कंपनी के शेयर को बेचेगा तो उस कंपनी का जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, और जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो उस कंपनी का शेयर का जो भाव है वो भी गिर जाएगा। समझ रहे हो बात? तो अब से आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जब शेयर को ऊपर जाते हुए देखोगे तो आप समझ लेना कि उस कंपनी का अभी डिमांड चल रहा है। डिमांड चल रहा है तो उस कंपनी के शेयर को सब लोग खरीद रहा है, और सब लोग खरीद रहा है और सप्लाई कम रहा है, इसलिए उस कंपनी के शेयर का भाव बढ़ रहा है। और अगर किसी कंपनी का शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर का प्राइस गिर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस कंपनी का शेयर को सब लोग बेच रहा है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई हो रहा है उस शेयर का, और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सप्लाई बढ़ रहा है, इसलिए उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिर रहा है। इतना समझ गए? तो शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो यहीं तक था। अगर आप इस सीरीज का पार्ट 3, 4, 5, 6 देखना चाहते हो तो बाकी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, वहां पे जाके क्लिक करके आप बाकी वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो और आप ये सीखना चाहते हो कि कैसे शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप शेयर मार्केट में शेयर को बाई और सेल करना सीख जाओगे।